हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था जूडिस शेक्सपियर रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ये जो चैप्टर है जूडिस शेक्सपियर, ये बीए में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। ओके। अब वो चाहे सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो, किसी किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, किसी यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर के, किसी यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के सिलेबस में, तो कोई भी हो आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने बताया था जूडिस शेक्सपियर जो है, इसको मैं आपको 3 तरीक़ों से पढ़ाऊँगा। पहला तरीका शॉर्ट समरी बताऊँगा, दूसरा तरीका लॉन्ग समरी या एनालिसिस जिसे आप कह सकते हैं, और तीसरा तरीका मैंने बताया था कि आपको लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है पढ़ा दूँगा, एक एक वर्ड। तो पहला तरीका मैंने पढ़ा दिया, शॉर्ट समरी जूडिस शेक्सपियर की मैंने बता दी है। 8-10 मिनट की वीडियो है मुश्किल से, उसको आप देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से समझिए। जब आप शॉर्ट समरी को देख लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसका थीम पता चल जाएगा कि आखिर आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, वास्तव में है क्या इस चैप्टर में, किसके बारे में कहानी है। जैसे होता है नहीं, जब कोई फिल्म आती हो तो उसका ट्रेलर आपके सामने दिखाया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होता है। तो ठीक मैंने शॉर्ट समरी बनाई है जूडिस शेक्सपियर की, वो अपलोड कर दी गई है यूट्यूब चैनल पर, उसको आप देख लीजिए। फिर आज हम दूसरा तरीका पढ़ेंगे, दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि एनालिसिस ऑफ द चैप्टर, लॉन्ग समरी आप कह सकते हैं। कभी कभी होता है कि आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग समरी पूछ ली जाती है, 500 वर्ड में पूछ ली जाती है, तो वो आज मैं बताऊंगा, कुछ पॉइंट बताऊंगा, पूरा का पूरा जो चैप्टर उसको पॉइंट में बता दूंगा आपको। तो ये हो गया एनालिसिस, मतलब विश्लेषण। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? विश्लेषण, यानी उसकी जांच पड़ताल करना। तो ये बता दूंगा। फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन, एक एक वर्ड की मीनिंग, टेक्स्ट पढ़ा दूंगा पूरा का पूरा, जैसा आपके बुक में दिया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज एनालिसिस ऑफ द चैप्टर। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग समरी, समरी इन डिटेल, मतलब लॉन्ग समरी या एनालिसिस आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो एस्से है जूडिस शेक्सपियर, ये कब पब्लिश हुआ था, क्योंकि हो सकता है आपसे 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ ले। व्हेन वाज वर्जीनिया वुल्फ एस्से शेक्सपियर सिस्टर पब्लिश्ड? इट इज़ इन 1928। 1928 में पब्लिश हुआ था। यहाँ पर लिखा है शेक्सपियर सिस्टर, यानी कि वही जूडिस शेक्सपियर, एक ही बात है, चाहे शेक्सपियर सिस्टर को हो, क्योंकि वो बहन ही थी ना, काल्पनिक, तो एक ही बात है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, पहला जो पॉइंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तर्कपूर्ण ढंग से लिखा गया है। देखिए, वुल्फ स्ट्रक्चर्स दीज स्टेटमेंट्स लॉजिकली। वुल्फ यानी वर्जीनिया वुल्फ, स्ट्रक्चर्स निर्माण करती हैं, बनाती हैं, कहती हैं, दीज स्टेटमेंट्स इन कथनों को, लॉजिकली, लॉजिकली का मतलब तर्कपूर्ण ढंग से। वर्जीनिया वुल्फ इन कथन को या इन कथनों को बड़े तर्कपूर्ण ढंग से बनाती हैं या कहती हैं। अब वो कथन कौन सा है? कैट्स डू नॉट गो टू हेवन। कैट्स, बिल्लियाँ, डू नॉट गो, नहीं जा सकती, नहीं जाती हैं, टू हेवन, आसमान, यानी कि जो बिल्लियाँ हैं वो आसमान पर नहीं चढ़ सकती, वहाँ तक नहीं जा सकती। कुछ समझ में आया? बिल्ली यहाँ पर कहा गया है औरत जाति को, स्त्री जाति को, कि स्त्रियाँ जो हैं वो पुरुषों के समान काम नहीं कर सकती, उनके जैसा महान नहीं बन सकती, वही यहाँ पर कहा गया है, कैट्स डू नॉट गो टू हेवन। आगे देखिए, वुमेन कैन नॉट राइट, औरतें नहीं लिख सकती, द प्लेज, नाटक ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के, यानी शेक्सपियर के जैसा नाटक औरतें नहीं लिख सकती। नो वुमेन कुड राइट लाइक शेक्सपियर, लिखा हुआ है ब्रैकेट में, नो वुमेन कुड राइट लाइक शेक्सपियर, शेक्सपियर के जैसा कोई भी औरत नाटक नहीं लिख सकती। ओके, तो ये जो पहला पॉइंट था आपको समझ में आया होगा। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखें तो वहाँ पर इसको यूज़ कीजिए, कैट्स डू नॉट गो टू हेवन। ये फ्रेज़ बहुत अच्छा है। ओके, लेकिन ये कब था? शेक्सपियर के ज़माने में। आज ऐसा नहीं लागू होता, आज तो सभी को समान अवसर दिया जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, आगे बताया गया है।
दूसरा पॉइंट, वुल्फ exposes the double standards maintained in a society and unequal treatment meted out to women. वुल्फ एक्सप्रेसेस एक्सपोजेस लिखा है, वही लगभग एक्सप्रेसेस और एक्सपोज का मीनिंग सेम आएगा, मतलब एक्सपोज करती हैं, खोलती हैं, बताती हैं। द डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरा मानक, मेंटेन्ड, स्थापित है, इन ए सोसाइटी, समाज में। वर्जीनिया वुल्फ यहाँ समाज में स्थापित यानी समाज में प्रचलित दोहरा मानक बताते हैं। वो दोहरा मानक क्या है अभी मैं समझाऊंगा, पहले पढ़ लीजिए। एंड द अनइक्वल ट्रीटमेंट, और असमान व्यवहार, ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पर व्यवहार, असमान व्यवहार, मेटेड आउट टू वुमेन, जो कि औरतों से किया जाता है। तो आजकल तो फिलहाल सभी को बराबर अवसर दिया जाता है, लेकिन पहले क्या था कि औरतों के साथ असमान व्यवहार किया जाता था। असमान मतलब बराबर का व्यवहार नहीं, असमान, समानता का नहीं, लड़कों के बराबर उनको तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो वही कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड था। डबल स्टैंडर्ड मतलब दोहरा मानक। जैसे मान लीजिए लड़की भी टैलेंटेड है, लड़का भी उतना टैलेंटेड है, दोनों बराबर टैलेंटेड हैं। तो क्या होता था पहले के समाज में कि लड़कों को आगे बढ़ा दिया जाता था, उनको पढ़ने कॉलेज भेज दिया जाता था, यूनिवर्सिटी भेज दिया जाता था, लेकिन लड़कियों को घर में रखा जाता था। दोहरा मानक लागू कर दिया था। दो नीतियाँ, भाई जब दोनों टैलेंटेड हैं तो दोनों को भेज दिया, तब तो एक मानक हुआ। लेकिन लड़कियों को रोक लेते थे, कहते थे तुम घर का काम करो, बाहर मत जाओ, और लड़कों को जहाँ मर्जी के हैं वहाँ उनको जाने दिया जाता था। तो ये था डबल स्टैंडर्ड्स। तो वुल्फ एक्सपोजेस यानी खोलती हैं, बताती हैं द डबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड इन ए सोसाइटी, जो कि उसमें सोसाइटी में मेंटेन था, स्थापित था। और क्या बताती हैं, एंड और द अनइक्वल ट्रीटमेंट, असमान व्यवहार, मेटेड आउट टू वुमेन, जो औरतों के साथ किया जाता था, यानी असमान व्यवहार। ओके, उनको अवसर नहीं दिया जाता था आगे बढ़ने का। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसे आपको लिखना है, जब आपसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछे, पोएम एस्से का, या फिर लॉन्ग समरी पूछ ले 500 वर्ड में, तो वहाँ आपको ऐसे लिखना है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट, अब मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मैंने इसको नाम ही दिया है एनालिसिस, और एनालिसिस का मतलब होता है बहुत जांच पड़ताल करना, विश्लेषण करना ढंग से। ओके, तो ढंग से पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, वीडियो बड़ी होगी मैं जानता हूँ, लेकिन समझ में आएगा। फिर देखिए तीसरा पॉइंट, सी आर्ग्यूज, वो बहस करती है, दैट यानी बोलती है, कहती है। आर्ग्यूज का मतलब वैसे होता है बहस करना, लेकिन आप यहाँ बोलती है या कहती है कह सकते हैं। सी आर्ग्यूज, वो कहती है, दैट की इट वुड हैव बीन कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, ये पूरी तरीके से असंभव हो गया है, फॉर एनी वुमेन, किसी भी औरत के लिए, टू हैव रिटन, लिखना, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के नाटकों को, यानी शेक्सपियर के जैसा नाटक लिखना किसी भी औरत के लिए पूरी तरीके से क्या है, असंभव है। इन द एज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के काल में। तीसरे पॉइंट का मतलब ये है कि उस समय शेक्सपियर का इतना प्रभाव था, उनको इतना सम्मान दिया गया कि ये कहा जाने लगा कि शेक्सपियर के जैसा नाटक कोई लड़की, कोई औरत लिख ही नहीं सकती है, असंभव है। तो भाई जब उनको अवसर ही नहीं दिया जाएगा तो लिखेंगी कैसी। तो वही ये थोड़ा सा बहस करती हैं कि जब उनको अवसर ही नहीं दिया गया आगे बढ़ने का, तो जायज़ है बात कि लिखेंगे नहीं। शी आर्ग्यूज दैट इट वुड हैव बीन कम्प्लीटली इम्पॉसिबल फॉर एनी वुमेन टू हैव रिटन इन द प्लेस ऑफ शेक्सपियर इन द एज ऑफ शेक्सपियर। समझ में आया। अब देखिए चौथा पॉइंट, शेक्सपियर्स मदर वॉज एन हेयरेस। हेयरेस का मतलब होता है राजपुत्री, यानी राजा की पुत्री, उत्तराधिकारी। आप उत्तराधिकारी बोल सकते हैं। उत्तराधिकारी लड़के को कहा जाता है और लड़कियों को कहा जाता है उत्तराधिकारी। ओके, शेक्सपियर की माँ कौन थी, एक राजपुत्री थी, मतलब राजा की पुत्री थी। ओके, फिर यहाँ पर शेक्सपियर के बारे में बताया गया, ही वेंट टू द ग्रामर स्कूल, शेक्सपियर ग्रामर स्कूल जाते थे।
पहले के अक्सर नाम जो होते थे स्कूलों के ग्रामर स्कूल ऐसे नाम होते थे, ज़्यादातर ग्रामर से मैंने कई बार पढ़ा है कि ग्रामर स्कूल। ओके, तो ये ग्रामर स्कूल में जाते थे। एंड और मे हैव लर्न, और शायद उन्होंने सीखा भी है, क्या सीखा? लैटिन, लैटिन सीखा है, लैटिन लैंग्वेज को सीखा है। ओविड, वर्जिल एंड होरेस, ये विद्वान हैं प्राचीन काल के, तो इनको भी, इनकी रचनाओं को उसने पढ़ा था, यानी इनके बारे में भी उसने पढ़ा था। ओविड, वर्जिल, होरेस, ये प्राचीन विद्वान हैं। ओके, तो इनके बारे में भी उसने पढ़ा था शायद। एंड और क्या पढ़ा था? द एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर एंड लॉजिक, यानी थोड़ा बहुत व्याकरण के बारे में, और लॉजिक मतलब तर्क शास्त्र, जिसे आजकल हम लोग रीजनिंग कहते हैं, तो इसको भी थोड़ा बहुत उसने पढ़ा था। तो ये चौथा पॉइंट था। फिर देखिए पांचवा पॉइंट, यहाँ पर थोड़ा सा पांचवें पॉइंट में विलियम शेक्सपियर की बुराई की गई है, एक प्रकार से उनके जो बैड वर्क थे उनको बताया गया है कि वो क्या क्या करते थे। ही वॉज ए वाइल्ड बॉय, वो कैसे थे? वाइल्ड बॉय थे, मतलब असभ्य लड़के थे, बदतमीज टाइप के लड़के थे। हु पोच्ड रैबिट्स, जो खरगोशों को चुराते थे। पोच्ड का मतलब चुराना, लेकर भाग जाना। रैबिट्स का मतलब खरगोश, खरगोश को चुराते थे। शॉट ए डियर, हिरणों को भी मारते थे। ओके, एंड हैड मैरिड ए वुमेन, और यहाँ तक कि उन्होंने एक औरत से शादी भी कर ली थी, एक लड़की से शादी कर ली थी। इन द नेबरहुड, पड़ोस में, पड़ोस की एक लड़की थी, उससे इन्होंने शादी भी कर ली। मतलब शादी की बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी रहती है लड़कों को, ऐसा वर्जीनिया वुल्फ का कहना है। एंड और फादर्ड, पिता, फादर्ड का मतलब क्या होता है? पिता बन जाना, पिता भी बन गए। ए चाइल्ड, एक बच्चे का, एट ए यंग एज, यंग एज में। ओके, यंग एज में उन्होंने शादी की और कुछ ही समय बाद पिता भी बन गए। फादर का मतलब पिता बन जाना। तो ये देखिए इसका जो छठा पॉइंट है, ये सेम लिखा हुआ है, 2 बार हो गया, तो इसको मैं नहीं पढ़ता हूँ, सीधे 7वें पॉइंट पर आते हैं। 7वां पॉइंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन ही escaped फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वेंट टू लंदन इन सर्च ऑफ हिज बेटर फॉर्च्यून। देन, फिर, यानी उसके बाद, जब उन्होंने शादी की उसके बाद, ही escaped, वो बच गए, फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों से। भाई जब किसी की शादी होती है तो क्या होता है? जिम्मेदारियां उसकी बढ़ जाती हैं, और ख़ासकर जब उसके लड़के हो जाएं, लड़की हो जाए, यानी संतान उसकी हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारियां कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो विलियम शेक्सपियर थे वो क्या किए? अपनी जिम्मेदारियों से बच करके भाग गए। कहाँ भाग गए? एंड वेंट टू लंदन, और वो कहाँ चले गए? लंदन चले गए। इन सर्च ऑफ हिज बेटर फॉर्चून, अपने अच्छे भाग की खोज में, अच्छे भाग की खोज में। इन सर्च का मतलब खोज में, ऑफ के हिज बेटर फॉर्चून, अच्छे भाग, यानी अपनी अच्छे भाग के खोज में, कि चलो यहाँ कोई काम है नहीं करने के लिए, और शादी भी हो गई। अब आप कह सकते हो पैसा कमाने के लिए गए, या फिर किसी और चीज़ के लिए गए। यहाँ पर फ़िलहाल ज़्यादा तो नहीं बताया गया है, लेकिन वो बेटर फॉर्चून के लिए गए, मतलब काम करने के लिए गए, अपना भाग और अच्छा बेहतर बनाने के लिए गए। ओके, तो जैसे होता है ना कि भारत के जो छोटे छोटे गांव हैं, शहर हैं, यहाँ से लोग मुंबई जाते हैं। मुंबई जाते हैं तो क्या करते हैं? एक्टर बनने के लिए जाते हैं, बॉलीवुड में जाते हैं। फिर वहाँ पहले क्या करते हैं? काम करते हैं, हीरो के पीछे नाचते हैं, धीरे धीरे वो हीरोइन या हीरो बन जाते हैं। तो ऐसे ये भी कहें कि चलो हम भी लंदन चलते हैं, क्योंकि उसमें लंदन ड्रामा के लिए काफ़ी जाना जाता था। जो बेस्ट ड्रामे होते थे, नाटक होते थे, वो लंदन में आयोजित किए जाते थे। तो ये भी कहे चलो हम भी देखते हैं, अपना भाग्य आजमाते हैं लंदन में। तो ये भाग गए लंदन। ओके, तो जब ये गए थिएटर में, यानी जहाँ ड्रामा होता है वहाँ, तो देखिए क्या क्या होता है वहाँ पर। पहले इनको कौन सा काम मिला? ही हैड ए टेस्ट फॉर थिएटर। ही हैड, उन्हें था, किसको? शेक्सपियर को था, क्या था? ए टेस्ट, रुचि। टेस्ट का मतलब यहाँ एक रुचि थी, फॉर थिएटर, थिएटर में, यानी ड्रामा जहाँ होता था। जैसे आजकल के लोग फिल्मों में जाना पसंद करते हैं कि मैं हीरो बन जाऊँ, वैसे जो शेक्सपियर थे उनको थिएटर में जाने की रुचि थी, यानी कि ड्रामा करने की रुचि थी।
कि काश मैं भी ड्रामा में कोई पात्र बन जाऊँ, कोई कैरेक्टर निभाने के लिए मिल जाए। ही बिगेन हिज कैरियर बाय होल्डिंग हॉर्सेस एट द स्टेज डोर। उन्होंने अपना कैरियर कैसे शुरू किया, अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की? ही बिगैन, उन्होंने शुरुआत की हिज कैरियर, अपने कैरियर की, बाय होल्डिंग, पकड़ करके, हॉर्सेस, घोड़ों को, एट द स्टेज डोर, स्टेज का जो दरवाज़ा होता था वहाँ पर जैसे दोनों तरफ घोड़े खड़े कर दिए जाते थे, उनको घोड़ों को पकड़ना रहता था जैसे। तो पहला इनको काम क्या दिया गया, स्टेज के दरवाजे पर घोड़े पकड़ने का काम, घोड़े पकड़कर खड़े रहो। फिर उसके बाद क्या हुआ, सून ही गॉट वर्क इन द थिएटर, जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, गॉट वो पा गए यानी उनको मिल गया, वर्क काम, इन द थिएटर, थिएटर में, जल्दी ही उनको थिएटर का काम मिल गया, मतलब कोई कैरेक्टर का रोल अदा करने का काम उनको मिल गया। ही बिकेम ए सक्सेसफुल एक्टर, धीरे धीरे क्या हो गए, वो एक सक्सेसफुल, सफल एक्टर, अभिनेता हो गए, मतलब हीरो बन गया, आप आजकल कह सकते हैं। तो वो हीरो बन गए, सक्सेसफुल एक्टर बन गए। लिव्ड एट द हब ऑफ द यूनिवर्स, और कहाँ रहने लगे, एट द हब ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के हब में, क्योंकि यूनिवर्स वास्तव में पूरी दुनिया को बोला गया, हब का मतलब लंदन। उस समय जो मैंने बताया शुरू में, जो ड्रामे सबसे ज़्यादा होते थे बढ़िया, वो लंदन में होते थे, तो इसलिए उसको यूनिवर्स का हब बोला गया है। तो वहीं यानी कि लंदन में रहने लगे, यानी कि हब ऑफ द यूनिवर्स उसी को बोला गया है, तो वहीं पर वो रहने लगे। मीटिंग एंड नोइंग पीपुल, लोगों से मिलने लगे, उनको जानने पहचानने लगे। अराउंड प्रैक्टिस्ड हिज आर्ट, और चारों तरफ अपनी कला का अभ्यास करने लगे। एंड एक्सरसाइज्ड हिज विट्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में भी अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने लगे, प्रयोग करने लगे, अभ्यास करने, यानी अपने ड्रामे को गलियों में भी जा कर के दिखाने लगे, एक्टिंग को। जैसे होता नहीं आजकल अक्सर गाँव में या कहीं शहरों में कुछ कलाकार आते हैं, कुछ कमाते हैं, अपनी जो अपनी कलाकारी होती है उसको दिखा करके, तो ऐसे ये भी करने लगे, अपना भाग आजमाने लगे और गलियों में जा करके अपने एक्टिंग को दिखाने लगे। ही इवन गॉट एक्सेस टू द पैलेस ऑफ द क्वीन, जो इंग्लैंड की रानी थी, उनके पैलेस यानी महल तक भी इनकी पहुंच हो गई, यानी उनके महल में भी अपना कर्तव्य दिखाने गए, अपनी एक्टिंग दिखाने गए। वही कह रहे ही, वो इवन यहाँ तक कि वो गॉट एक्सेस, उन गॉड मतलब मिल गई, एक्सेस का मतलब पहुँच, यानी उनकी पहुँच हो गई, टू द पैलेस, महल तक, ऑफ द क्वीन, रानी के महल तक उनकी पहुँच हो गई। तो देखिए ये जो है मैं इसको यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, मतलब वीडियो को समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाऊँगा ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। इसके 3 पार्ट आएंगे टोटल, यानी एनालिसिस के 3 पार्ट आएंगे, शॉर्ट समरी के 1 पार्ट, लॉन्ग समरी के 3 पार्ट। ओके, तो बस इतना ही रहने देते हैं, यानी 8 पॉइंट मैंने बताया आपको फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में आपको 16 तक करा देंगे, उसके बाद 24 या 23 जो भी है वो करा दूंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, सभी को, जितने भी आपके दोस्त हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ओके।